बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कल की क्लास टाइमिंग्स 11 से 1 है। कोई मसला मसाइल है तो बताइए। 9 से 11 एक क्लास है मेरी। उसके बाद प्लान ये किया कि 11 से 1 ये वाली क्लास ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सिर्फ कल के लिए, कल संडे है उसके लिए। सर जी 40 दिन इंशाल्लाह चिल्ला पूरा है। इसके अंदर 40 दिनों में अब ऑफ सिर्फ 2 दिनों का है, 9 और 10 मुहर्रम का। बाकी 14 डेज जो प्लानर है उसको एक बार देख लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 100% फॉलो करें। उस प्लानर में आज के दिन चैप्टर 4 ख़त्म होना था और इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 4 ख़त्म कर देंगे। और कल जो संडे है, अब असल में 40 डेज़ है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगर हम संडे की छुट्टियां रखते तो हमारी क्लासेस जो हैं ये 25 अगस्त से भी आगे चले जाती। हमने इसको कोशिश किया है कि 20 तारीख तक ख़त्म करें ताकि इस 40 डेज़ के प्लान के बाद भी आपके पास 15-18 दिन हो उसको अच्छा तैयार करके पेपर देने के लिए। बिकॉज मुझे अंदाज़ा है कि ये 40 दिन के बाद 41वें दिन आपका पेपर हो तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। आपको एक बार दोबारा रिवीजन तो चाहिए। वो रिवीजन आपको अपने तौर पे करनी होगी। उस रिवीजन के लिए हमने टाइम बाय इस तरह किया कि हमने इन क्लासेस को विदाउट ऑफ जो है वो 40 डेज़ किया। अदरवाइज़ तकरीबन इसमें 4 से 5 संडेज़, बल्कि 5 to 6 संडेज़, 6 संडेज़ हैं इसमें इंशाल्लाह। अभी तो पहली संडे जो थी ओरिएंटेशन के फौरी बाद वो मैंने ऑफ कर दी थी कि मैंने कहा अभी बिल्कुल ही पहला क्लास ही संडे वाले दिन होगी तो बुरा लगेगा। बहरहाल कल 11 से 1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस और नो? चलो ये बात तो क्लियर हो गई। 11 to 1 कल की सिर्फ संडे के लिए टाइम 11 to 1 हुआ करेगा। नॉर्मली इंशाल्लाह टाइम नॉर्मली जो टाइम है उसको भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। मैं आपको फिर भी कंफर्म कर दूंगा, लेकिन वो यहाँ 3:15 मोस्ट प्रॉब्ली 3:15 होगा या फिर बल्कि 3:15 ही होगा इंशाल्लाह। जी सर, सवाल है एक, पूछिए। सर मतलब हमने एक लोन लिया उधर से प्राइवेट कंपनी से, हम उसके शेयर होल्डर थे। उसके बाद हमें डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड मिल गया मतलब कि सब्सिक्वेंट एक्चुअल में डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड मिल गया वो उस पर तो कोई चीज़ नहीं कटेगी जो हमें। उसके बाद हमने लोन को रीपे कर दिया, तो फिर जब वो हम करेंगे रीपे उस पर भी रिफंड हमें मिलेगा 15 जो सर जी आपने लोन लिया, यस उसके बाद आपको एक्चुअल में डिविडेंड मिल गया जिसको डिविडेंड नहीं समझा गया। फिर उसके बाद आपने लोन पे कर दिया। आपने अगर लोन लिया होता और लोन पे कर देते तो क्या होना था? तो फिर तो हमें रिफंड। अब जब आपने लोन लिया और फिर एक्चुअल में डिविडेंड हो गया जो उस लोन की अमाउंट से एडजस्ट हो गया, उसके बाद जब आप लोन पे करेंगे तो फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बस वो तो पहले ही एडजस्ट हो चुका होगा। वो डिविडेंड का रीफंड नहीं मिलेगा, रीफंड नहीं मिलेगा, रीफंड नहीं मिलेगा। मतलब एक बार एडजस्टमेंट। यस सर जी, करें शुरू अपना आज का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अच्छा जी, मैं FTR आपको कल पढ़ा चुका हूँ। बस कल मेजर काम हमने कर लिया था, आज तो बकाया जाती है। मिनिमम टैक्स रिजीम के बारे में सुन लीजिए। मिनिमम टैक्स रिजीम इंशाल्लाह आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद करवाया जाएगा।
8.2 में आज आपको करवाने लगा हूं, यहां से शुरू करवाने लगा हूं। सबसे पहली बात है वुमेन एंटरप्राइज, वो इदारा जिसकी 100% मलकियत औरत के या औरतों के पास है। यानी अगर सोल प्रोपराइटर है और उसकी 100% ओनरशिप वुमेन के पास है, या पार्टनरशिप है और सारे पार्टनर वुमेन है, या कंपनी है और उसके 100% शेयर होल्डर वुमेन। अगर ऐसा है और वो इदारा बना कब है? 1 जुलाई 2021 के बाद, यानी टैक्स ईयर 2022 या उसके बाद बना। तो इस केस में इस इदारे को वुमेन एंटरप्राइज कहा जाएगा। अब अगला सवाल ये कि वुमेन एंटरप्राइज पे टैक्स कितना लगेगा? तो उसने कहा कि वुमेन एंटरप्राइज को रियायत दे देंगे। क्या कर देंगे? टैक्स लायबिलिटी जो है वो 25% तक रिड्यूस कर देंगे। टैक्स पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो 25% कम कर देंगे। आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 100 बनी है तो 25% माफ कर देंगे, बकाया 75 रुपये आपको जमा करानी पड़ेगी। The tax payable by women enterprise on profit and gain derived by the business chargeable to tax under that income from business shall be reduced by 25% liability reduce हो जाएगी। लेकिन एक आखिरी बात इसमें और, अगर कोई बंदा ये वाली सेक्शन को पढ़ने के बाद अपनी बीवी के नाम अपना पूरा बिजनेस कर देता है तो क्या उसको ये वाला बेनिफिट मिलेगा? सर ये इदारा बिल्कुल नया बना होना चाहिए, ये इदारा बिल्कुल नया होना चाहिए। अगर ये इदारा या ये वाला बिजनेस इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर या रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप से बनाया गया है तो फिर उस पर ये वाली बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 1 जुलाई 2021 के बाद एक इदारा बनाया गया है जिसमें सारी खवातीन ही हैं ओनरशिप में, तो उनको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई इदारा पुराना है और ट्रांसफर किया गया है, यहाँ एक इदारे में 4 लोग थे, उन्होंने एक इदारे को तोड़ के 2 इदारे बना दिए, तो फिर इस केस में स्प्लिट अप कर दिया या रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया या ट्रांसफर कर दिया तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू बिजनेस दैट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर और रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप ऑफ अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। लो सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन स्प्लिट कहते हैं तोड़ने को, रिकॉन्स्टिट्यूट कहते हैं दोबारा कानून साजी करना। कॉन्स्टिट्यूशन कानून, रिकॉन्स्टिट्यूशन कानून साजी दोबारा करना। यानी उसका ये मतलब है कि आप अपने क्या कहते हैं जो मेजर शेयर होल्डर थे उसमें सारे शेयर होल्डर को निकाल कर सारी खवातीन को ऐड करके कहें जी कि अब इन पर ये वाला बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वुमेन एंटरप्राइज एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, जल्दी से एक बार पढ़ लें। यस टैक्स लायबिलिटी लेंगे उसका 25% माइनस। सर अगर इदारे का नाम बदलकर ट्रांसफर किया जाए, इदारे का नाम बदलकर ट्रांसफर किया जाए, जिस तरह भी ट्रांसफर किया जाएगा। सर असल में उसने गेम ही ये कर दिया है। सबसे पहले तो ये देखिएगा इदारा 1 जुलाई 2021 के बाद बना, क्योंकि अगर पहले बना हुआ है तो वो तो होगा ही नहीं। दूसरा, उसमें ट्रांसफर ना हो, यानी एक मर्द था पहले, अब वो मर्द का नाम खत्म करके औरत का नाम कर दिया, वो वाला काम ना हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप ना हो, पुराना इदारा ना हो, इदारा भी नया हो और उसमें ट्रांसफर या स्प्लिटिंग अप भी ना हो, तो सिर्फ उसके लिए। सर ओनरशिप इस तरह तो काम खराब, चौकीदार तो खवातीन को नहीं ना, वो तो बंदा ही खड़ा होगा। तो ओनरशिप की बात करेंगे, ओनरशिप जो है वो सिर्फ शेयर होल्डिंग पार्टनर्स या ओनरशिप किसके पास हो? वुमेन के पास।
सर इससे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ख़ास तौर पे जो लेडीज़ फैब्रिक और लेडीज़ फैशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बिजनेस कर रही हैं, जो सोली अपने तौर पे ही ओनर हैं और वो काफ़ी अच्छा बिजनेस करें। बहरहाल अब आ गए हम अगले रूल की तरफ, जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। सर जी अपॉर्शनमेंट क्या है? पोर्शन कहते हैं तकसीम करने को, तकसीम करने को। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जनरली वही एग्जांपल आज फिर पिच करता हूं ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि एक 3 दोस्त हॉस्टल में रहते हैं और वो मिलकर प्लान करते हैं कि हम आज खाना खाने कहीं बाहर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कढ़ाई खाना प्लान करते हैं और वो कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो कढ़ाई खाते हैं और उनका 3000 रुपये बिल बनता है, तो नॉर्मली क्या होता है, 3000 रुपये बिल बनता है, 3 दोस्त होते हैं, वो 1-1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गर्चे उसमें ऐसा ज़रूर होता है कि एक बंदा जो है वो अपना सांस रोक के सिर्फ खाने की तरफ ही ध्यान देता है, यानी वो अच्छा, लेकिन चूंकि उनके पास कोई बेस नहीं होती पैसे शेयर करने की, तो वो मजबूरन क्या कर लेते हैं, वो फिर उसको 3000 का बिल है, हम जनरली इसको आम जुबान में कहते हैं अमेरिकन सिस्टम है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और सारे लोग जो हैं वो अपना अपना हिस्सा दे देंगे। ये होती है सर, इसको कहते हैं अपॉर्शनमेंट। अच्छा, एक और बेसिस है तकसीम करने की, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। लो सर, यही 3 लोग एक हफ्ते बाद दोबारा जाते हैं और ये चिकन नान ऑर्डर कर देते हैं। अब ये लोग चिकन नान ऑर्डर करते हैं तो वो भाई जिनको आदत है ज़्यादा खाने की, एक बंदा भी 1 चिकन नान ऑर्डर करता है, दूसरा भी, ये वाले भाई 2 चिकन नान ऑर्डर कर देते हैं। लेट्स से एक चिकन नान 500 का है तो बिल बन जाता है 2000 का। जब बिल बन जाता है तो ये भाई जिन्होंने 2 नान खाए हुए, ये कहते हैं लो भाई कैलकुलेटर लाओ, जरा 2000 डिवाइडेड बाय 3 करें, जो बनेगा वो सारे खा लेंगे। तो क्या ये जो 2 बंदे जिन्होंने 1-1 नान खाया, ये अलाउ करेंगे ऐसा करना? इसको कहते हैं एलोकेशन। जिसने, वो कहेंगे भाई जिसने जितना नान खाया उतने पैसे दे, मैंने 1 खाया मैं 1 के पैसे दूंगा, दूसरा भी कहता है मैंने 1 खाया मैं 1 के पैसे दूंगा, तीसरा कहता है मुझे भी पहले पता होता तो मैं भी 1 ही खाता। ठीक है ना सर? यानी यहां पर जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि एलोकेशन में आप सिंपल एलोकेट करते हैं, अपॉर्शनमेंट में किसी रीजनेबल बेस पर तकसीम कर लेते हैं जहां पे एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। ये एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दे दी। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ये टैक्स से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं ताकि अब हम कॉन्सेप्ट के करीब पहुंचे। सर जी, एक बंदा है जिसकी सैलरी है, एक अकाउंटेंट है जिसकी सैलरी है 30,000, या एक ड्राइवर है जिसकी सैलरी है 30,000। वो बिजनेस के लिए काम करता है और जब वक्त फ्री होता है, उसके पास फारिग होता है, तो वो ऊबर चला लेता है। कम इदारे ने मिसाल के तौर पे एक बंदे ने उसको मुलाजिम रखा हुआ है अपने पास, वो बिजनेस में जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर डिलीवर करने चला जाता है, और जब ऑर्डर नहीं आता तो वो कहता है भाई तुम ऊबर चलाओ, कुछ पैसे ही रिकवर होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है, अब कितने परसेंट सैलरी बिजनेस, कितने परसेंट सैलरी बिजनेस को एलोकेट करेंगे और कितने परसेंट सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को एलोकेट करेंगे, या जो ऊबर चला रहा है वो कितने परसेंट ऊबर के
यानी इन जो ऊपर चला रहा है वो लेट से उसका हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए उसका हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब 30,000 रुपए की सैलरी है, कितना खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में लगेगा आएगा, कितना खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हिस्से आएगा और कितना खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिस्से आएगा, ये एक सवाल है। तो भाई अगर तो वो डिसाइड किया हुआ है कि आधा टाइम बिजनेस के लिए काम करना है और आधा टाइम ऊपर चलानी है, तो फिर तो 50-50 होगा, इसको कहेंगे एलोकेशन। ये तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर प्लान सिर्फ ये है कि भाई तुम बिजनेस का काम करो, जब फारिग हो गए तब ऊपर चला लेना, तो अब किस तरह तकसीम करेंगे? सर आपको प्रॉब्लम की समझ आई है? मैं असल में आपको उस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ कि आपको ये समझ आया कि मसला क्या है। मसला ये है कि अब हमें पता ही नहीं है, फारिग होता है तो ऊपर चला लेता है, काम आ जाता है बिजनेस का तो वो कर लेता है। अब इसकी सैलरी का कितना हिस्सा अदर सोर्स को चार्ज करना है, कितना हिस्सा बिजनेस को करना है? तो इसका जवाब है सर अगर आपको नहीं पता चल पा रहा तो फिर रेवेन्यू की बेसिस पर तकसीम कर देंगे। किस बेस पर तकसीम करेंगे? रेवेन्यू की बेसिस पर तकसीम करेंगे। लेट्स से इनकम फ्रॉम बिजनेस में रेवेन्यू था 2 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रेवेन्यू था 1 लाख, टोटल रेवेन्यू था 3 लाख। तो वो कहता है बिजनेस को कितना चार्ज होगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000। ये 2 लाख क्या है? रेवेन्यू इनकम फ्रॉम बिजनेस का, और 3 लाख क्या है? टोटल। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? यार हाँ ना तो करो। लो सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये 20,000 रुपये इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होगा और ये 10,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होगा। सर जी एलोकेट नहीं है सर, ये पोर्शन है, अपोर्शनमेंट है। एलोकेशन में तो आधा आधा था, फिर कर लेते हैं एलोकेशन। ये एलोकेशन नहीं है बल्कि क्या है? अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मजबूरी ही होती है। अब जब कढ़ाई खा रहे थे तो ये थोड़ी हो सकता था कि वो लुकमे गिनने लग जाते, फिर मजबूरन क्या किया था? 3 पे डिवाइड कर दिया था। लेकिन जब कोई ऐसी चीज कर रहे थे जो एलोकेट हो सकती थी, जिसको रीजनेबल बेसिस पर या जिसको तकसीम किया जा सकता था, तो फिर वैसे कर लेते हैं। यार यहाँ पर अगर पहले ही कह दिया आधा आधा टाइम करेंगे तो फिर तो एलोकेशन है, लेकिन अगर ये नहीं पता तो फिर रेवेन्यू की बेस पर तकसीम किया जाएगा। इसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। 30,000 खर्चा है, यही तो वो खर्चा है जिसको तकसीम करने का मसला है। ये सैलरी है सर, टोटल आ नहीं रहा, ये टोटल खर्चा है। ये उस ड्राइवर की सैलरी है जिसको तकसीम करना था, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि बिजनेस में कितना शेयर दें, बिजनेस को कितना हिस्सा मिलेगा, या बिजनेस में कितना तकसीम करेंगे और अदर सोर्स में कितना करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने कहा था रेवेन्यू की बेसिस पर तकसीम कर लो। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेट्स से रेवेन्यू 2 लाख था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 1 लाख था, तो इस तरह तकसीम कर। सर जी क्या ये बात आपको समझ आ गई? आ जाइए। वो कहता है कोई भी खर्चा जिसके जरिए हम एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम, जिसके तहत या जिसके जरिए हम एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम कमा रहे हैं, या कोई भी खर्चा जिसके जरिए हम एनटीआर इनकम और एफटीआर इनकम कमा रहे हैं। खर्चा कॉमन है और उससे हम एनटीआर और एफटीआर इनकम कमा रहे हैं। कोई भी खर्चा जो है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक ही हेड का, लेकिन उसके अंदर 2 काम है। लेट्स से एक होटल है और एक रेस्टोरेंट है। अब है तो एक ही हेड, लेकिन इसके अंदर मकसद 2 है। खर्चा कॉमन है
खर्चा मुश्तरका है। सर जी अगर खर्चा मुश्तरका हो, कॉमन खर्चा हो एक से ज़्यादा हेड्स का, या इनकम का यानी इनकम का खर्चा मुश्तरका हो एनटीआर और एफटीआर दोनों का, या तीसरे नंबर पे डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम हो। जब आप इनकम, हेड ऑफ इनकम तो एक ही है लेकिन उसके मकसद अलग हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हों, अगर ये तीनों चीज़ें हों तो ये फिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसको तकसीम किया जाएगा। किस बेसिस पर? इसको अपोर्शन किया जाएगा रीज़नेबल बेसिस पर। मेनली वो बेस क्या होती है? रेवेन्यू या रिसीट्स। रिसीट्स जल्दी से एक बार ये पढ़ लीजिए, देखिए समझ आइए। अगर खर्चा मुश्तरका है एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम का, या एनटीआर और एफटीआर का खर्चा मुश्तरका किया हुआ है, या बिजनेस में दो तीन तरह के बिजनेस का खर्चा मुश्तरका किया हुआ है, तो उस मुश्तरका या इकट्ठे खर्चे को तकसीम किस बेस पर किया जाएगा? सर जी वो कहता है अपोर्शन किया जाएगा। किस बेस पर? रीजनेबल बेस पर, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेटिव नेचर एंड साइज। भैया अगर आपकी इनकम पाकिस्तान में भी है, अगर आपकी सेल पाकिस्तान में भी है और सेल एक्सपोर्ट भी है, तो इसका मतलब है कुछ इनकम आपकी एनटीआर है और कुछ इनकम आपकी एफटीआर है। सैलरी जो बंदा अकाउंट्स वाला बंदा है वो एक ही है। अब उसकी जो तनख्वाह है वो जो काम, उसकी जो तनख्वाह है वो कुछ एनटीआर के लिए इस्तेमाल हो रही है, कुछ एफटीआर के लिए। सर समझ आ रही? उसे कैसे तकसीम करेंगे? रेवेन्यू की बेस पर। लो सर, अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को, अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने। अच्छा जनाब, कुछ रूल्स हैं अपोर्शनमेंट के। यार ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होना है, मेरा दिल चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। सेल्स इनकम टैक्स में भी इस्तेमाल होता है, सेल्स टैक्स में भी इस्तेमाल होता है। कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस, कॉमन एक्सपेंडिचर या डिडक्शन या अलाउंस है ही वो जो एलोकेबल नहीं है। सर एलोकेट नहीं किया जा सकता, मजबूर है तभी तो अपोर्शन कर रहे हैं। अगर वो आधा टाइम ऊपर चलाए, आधा टाइम बिजनेस में काम करे, फिर तो टेंशन ही नहीं है। सर जी समझ आ रहा है? आप एलोकेट नहीं कर सकते तभी तो अपोर्शन करना पड़ रहा है। सर एनी एक्सपेंडिचर डिडक्शन या अलाउंस that are incurred for a particular class of income shall be allocated या portion to that class only। सर जिस हेड से रिलेटेड खर्चा होगा उस हेड को ही वो वाला खर्चा चार्ज होगा। मिसाल ले लीजिए, एक तरफ थी इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक तरफ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और एक तरफ था कैपिटल गेन। जो ड्राइवर का खर्चा है वो इन दो हेड से मुतल्का है, यस और नो? तो उसकी सैलरी इन दो हेड्स को तकसीम होगी, कैपिटल गेन पे तकसीम नहीं होगी। यार मेरी बात पिक कर गए हो? सर फिर दोबारा ये जुमला पढ़ो। जो खर्चा किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम के लिए था वो अपोर्शन भी उसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम को होगा। खर्चा तकसीम किस तरह किया जाएगा? एक्सपेंस, हमने अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना रखा हुआ था? 30,000। सर ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम, ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम, यानी फिर हमने कहा था इनकम फ्रॉम बिजनेस का रेवेन्यू कितना है या रिसीट कितना है, वो था 2 लाख, याद है? और सारे हेड्स ऑफ इनकम का कितना था? 3 लाख।
तो भैया 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये करेंगे तो फिर आएगा। The basis determined for allocation of expenditure deduction या allowances should be certified by a chartered accountant या cost and management accountant। सर आपकी जो भी बेसिस हैं, जिस बेस पर आप तकसीम करते हैं खर्चों को, उसको सर्टिफाई कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। चीफ जो कमिश्नर साहब हैं वो अपने तौर पे वर्किंग करेंगे और देखेंगे कि जो आपने वर्किंग किया और उन्होंने वर्किंग किया उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर ये डिफरेंस 10% तक हुआ तो वो आपकी वर्किंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो वो आपकी वर्किंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर जुमला ये वाला भी पढ़ लीजिए। जो हम कोई मतलब एक बेस में आगे से लेगा और जो हम उस पे जो निकालेंगे खर्चा उस दोनों के 10% का डिफरेंस नहीं बेस में आगे बेस में सीए वाला नहीं, जो सर्टिफिकेट है जो सीए ने या एसीए में नहीं इशू करना है, उसमें और कमिश्नर की वर्किंग के दरमियान में अगर डिफरेंस 10% से ज़्यादा का हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कौन नहीं करेगा? कमिश्नर नहीं करेगा। यस, वर्किंग भी कमिश्नर नहीं करेगा। कमिश्नर अपने तौर पे वर्किंग करेगा, सर्टिफिकेट जिससे लिया है वो अपने तौर पे वर्किंग करेगा। कमिश्नर अपने तौर पे जो वर्किंग करेगा उसका डिफरेंस देखेगा। 10% तक का डिफरेंस काबिल कबूल है, उससे ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। सर जब कॉमन एक्सपेंडिचर को एलोकेट किया जा रहा होगा तो नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम को जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। वो कहता है while allocating the common expenditure deduction and allowance, the nature and source of each class of income must be taken into account। सर जी आप जब एलोकेट कर रहे होंगे तो ये ज़रूर देख रहे होंगे कि किस खर्चा कौन सा है और हम किस इनकम में से उसको माइनस करें, क्या इसका उससे ताल्लुक भी है या नहीं। वेयर इन सर्टेन ट्रांजैक्शंस, सर जी अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ये भी थोड़ी ट्रिकी बात है। सर जी सुनना, ये एक मार्कर है, इसकी कीमत है 100 रुपये। मैंने अपने जो लड़का रखा हुआ है बेचने के लिए उसे कहा है कि तुम ये मार्कर 100 रुपये का बेचो, 10 रुपये तुम्हारी कमीशन। अब मेरे पास इस मार्कर की सेल को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये मैं सेल रिकॉर्ड करूं 100 रुपये की और कमीशन रिकॉर्ड करूं 10 रुपये की, इसको कहते हैं ग्रॉस बेसिस। और एक तरीका ये है कि जब वो मार्कर बेचे तो मैं कहूँ यार मेरे वालों तो 90 का ही बिका है ना, ऐसा ही है ना, तो मैं क्या करूं मैं नेट बेसिस पे से रिकॉर्ड कर लूं, डेबिट सेल्स कर लूं 100 माइनस 10। और सर जी मेरी बात पिक कर गए। तो भाई बाज़ोकात ट्रांजैक्शंस को ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और बाज़ोकात ट्रांजैक्शंस को, अगर आप ट्रांजैक्शंस को नेट बेस पर रिकॉर्ड करते हैं तो फिर अपने फॉर्मूले को तब्दील कर लें। फिर आपका फॉर्मूला ग्रॉस रिसीट नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। कब? अगर आप अपनी रिसीट को किस बेस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? नेट बेसिस पर। अगर आप अपनी रिसीट को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं
अगर आप अपनी रिसीट्स को नेट बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर अपना फॉर्मूला तब्दील हो गया ग्रॉस प्रॉफिट फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम हो जाएगा। ये मेरी बात पिक कर गए हो सर? ये वाली बात ये लिखी हुई, वेयर इन केस ऑफ सर्टन ट्रांजैक्शन द नेट गेन ब्रोकरेज कमीशन या अदर इनकम इज टेकन एज टर्नओवर। हम सेल रिकॉर्ड ही नेट बेसिस पर कर रहे हैं तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर अपोर्शन करेंगे, ग्रॉस रिसीट की बेस पर अपोर्शन नहीं। अच्छा जनाब, ये बात हो गई। तो अब अगर पूछा जाए कि टोटल इनकम क्या होती है तो टोटल इनकम में ये सारी इनकम शामिल है, जरा जल्दी से पढ़ लें। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेंट इनकम और एफटीआर इनकम। तो ये इनकम की मैक्सिमम टाइप्स हैं जो उसने लिख दी है। हेड्स ऑफ इनकम है, सेपरेट ब्लॉक, एनटीआर और एग्जेम्प्ट, ये तीनों है। लो सर, अपोर्शनमेंट वाला एक बार बड़ी डिटेल से आप पढ़ लो, शुरू से शुरू करो और एंड तक एक बार दोबारा पढ़ लो मेरे कहने पर, फिर आगे चलो। इसको पॉज कीजिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू, टैक्स में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? जितने का, जिस वैल्यू का, टैक्स में फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? जिस वैल्यू का जो वैल्यू का रेट लग जाए, जो किसी चीज का रेट हो, जो मार्केट वैल्यू हो, जो मार्केट में जितने की बिक जाए या बिकने के काबिल हो, मार्केट में इतने की किराए पे चली जाए, तो सर वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। वो कहता है मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है, कितने की मार्केट में बिक जाएगी, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल मार्केट में ले जाता हूँ, कितने का बिकेगा? जितने का वो बिक सकता है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परचेज एट अ पर्टिकुलर टाइम shall be the price which would ordinarily fetch on sale in an open market at that time। भैया याद रखना, आज मोबाइल की वैल्यू कुछ और है, आज से 1 साल बाद कुछ और होगी, वही मोबाइल होगा। प्लॉट का भी ऐसे ही होता है। इसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ कनेक्टेड है। वो वैल्यू जो मार्केट से हासिल की जा सकती है किसी प्रॉपर्टी, एसेट या सर्विस की, उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। टैक्स में एक बड़ी खास बात है, वो कहता है टैक्स वाले जब फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो वो इन 2 फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। टैक्स वाले जब फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो वो उन 2 फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। कौन से 2 फैक्टर हैं? फैक्टर नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी की बातचीत चल रही थी, गाड़ी 20 लाख रुपए की, उसने कहा तुम ले लो, मैं एग्री कर गया। उसके बाद मुझे कहता है ये गाड़ी आप किसी और को नहीं बेच सकते अगले 3 साल तक। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस शर्त को नहीं मानता। उसने कहा नहीं, ये शर्त साथ है।
मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं ये शर्त मानूंगा फिर मैं इस गाड़ी का 15 लाख दूंगा, 20 लाख नहीं दूंगा। इस शर्त के साथ गाड़ी की वैल्यू 15 लाख है, इस शर्त के बगैर गाड़ी की वैल्यू 20 लाख है। टैक्स वाले कहते हैं जब आपने गाड़ी की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करना, इस फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना कि गाड़ी पर रिस्ट्रिक्शन है। सर जी मेरी बात पे कर सके आप, इसीलिए उसने कहा है। तो टैक्स वालों के मुताबिक उस गाड़ी की वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख, जबकि असल में उस रिस्ट्रिक्शन के साथ उस गाड़ी की वैल्यू क्या है? 15 लाख। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक गाड़ी मैंने खरीदी, एक गाड़ी मैं खरीदने लगा था, उसके साथ बात हो गई, उसने कहा ये गाड़ी आपको 30 लाख की मिल जाएगी। मैं भी एग्री था। मुझे कहते हैं लेकिन एक बात बता दूं, ये गाड़ी आप, इस गाड़ी के बदले आपको गाड़ी मिलेगी, ये गाड़ी जब आप बेचना चाहेंगे तो आपको कैश नहीं मिलेगा, यानी ये गाड़ी नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश है। मैंने कहा भाईजान मैं ऐसी गाड़ी नहीं खरीदता जो बाद में बिक के मुझे पैसे ही ना मिले। मैंने कहा अगर आपकी ये शर्त लाजमी है तो फिर मैं 25 लाख रुपया दूंगा इस गाड़ी का। अब मार्केट वैल्यू ऑफ द कार 30 लाख है, लेकिन उस फैक्टर की वजह से कि ये कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, उस गाड़ी की वैल्यू कितनी लगा दी गई है? मेरी बात समझ आ रही? टैक्स वाले कहते हैं जब फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करो तो इस फैक्टर को ना सोचो, कंसीडर ना करो कि ये नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो टैक्स वालों के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या होगी? यार क्या मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? इसमें बस यही बात थी। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, अगर प्राइस नहीं डिटरमिन की जा पा रही तो बोर्ड डिटरमिन करेगा प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर नहीं डिटरमिन कर पा रहे तो बोर्ड करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू। अगर बोर्ड भी नहीं कर पा रहा तो कौन करेगा? तो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा स्टैंप ड्यूटी, स्टाम्प पेपर के हवाले से, जो स्टैंप ड्यूटी है उसके हवाले से। 4 बातें आपको कही। बात नंबर 1, फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर कोई चीज़ बिक जाती है। बात नंबर 2, टैक्स वाले जब फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं तो वो इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते कि ये रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर है, ये नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश है। बात नंबर 3, इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू अगर ऑर्डिनरीली ना डिटरमिन की जा पा रही हो तो बोर्ड करेगा, और अगर बोर्ड भी ना कर पाए तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिटरमिन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी। प्लीज इसको जल्दी से पढ़ लें। पॉज कर, बात का जवाब दे दूं फिर आपकी बात सुनता हूँ। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र है या नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश है, इसकी मेजर एग्जांपल शेयर्स के हवाले से होती है। शेयर में इस तरह होता है। जी भैया, जी भाई क्या बात पूछना चाह रहे हैं? ये जो आपके क्या लफ्ज़ होता है, वो एजेंट कह देता हूँ, अच्छा लफ्ज़ यही है। जी भाई, इन्होंने इशारा अपने मतलब की बात वो कर सकते हैं, आप ना परेशान हो, ठीक है? स्टाम्प पेपर होता है, स्टैम्प ड्यूटी उसको कहते हैं। स्टाम्प पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं स्टैम्प पेपर के हिसाब से जो वैल्यू है वो वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी। जब चीज़ को खरीदा बेचा जाता है ना तो स्टाम्प पेपर पे उसकी वैल्यू लिखी जाती है, वो वैल्यू फिर फेयर मार्केट वैल्यू समझी जाएगी। पढ़ ले यार भाई, पढ़ ले भाई। आया हुआ सवाल पेपर में, रूल्स बताएं अपॉर्चनमेंट ऑफ डिडक्शन के हवाले से।
वाले जो हैं रूल्स तो हैं उसके ऊपर ये जो पैसा वहाँ पर उसने अपोर्शनमेंट को डिटरमिन किया, रूल्स की हेडिंग नहीं दी हुई। रूल्स की तो नीचे दी है ना, रूल्स के ऊपर जो होती है वो क्या है कि अपोर्शनमेंट क्या है, वो डेफिनेशन करनी इसको आप कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए तो ज़्यादा वो है, जितना याद हो जाए उतना बेहतर है। ये काट लेते हैं ना नंबर। टीए का मसला नहीं है, बस अल्लाह करे आई कैप ना काटे। अगर आई कैप ने काट लिए तो फिर टीए काटे या ना काटे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर अगर बोर्ड ने फेयर मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी गाड़ी की 20 लाख और वो गाड़ी 25 लाख की बिकी, इसको दोबारा सवाल पूछें। अगर बोर्ड ने फेयर मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी गाड़ी की 20 लाख लेकिन वो गाड़ी बिक गई 25 लाख। बोर्ड जो है उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में करनी है, उसने तो उसके बारे में क्या कहा ही नहीं। कोई और चीज़ कोई घर है घर है, बोर्ड ने जो वैल्यू फिक्स की है वही होगी फॉर टैक्स पर्पज। अगर ज़्यादा है कम में बिक गया वो नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सर जी आगे चलते हैं। कब समझा जाएगा कि पैसे वसूल हो गए, कब समझा जाएगा। सर जी सुनिएगा, मैं आपको जितना टाइम दे रहा हूं ये किसी समझदार बच्चे के लिए याद करने के लिए काफ़ी है। अगर आप गप लगाएंगे हंस खेल के ये टाइम पास कर दें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तीसरे नंबर पे जाहिर बात है जब मैं देखूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रही जो मैं अपनी क्लास से स्पेयर कर रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यार जो मैं 15 मिनट पहले क्लास ख़त्म करके फिर सारा पढ़ा दूँ। चूँकि अगर आपने सोच लिया कि मैंने घर ही पढ़ना है तो फिर उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जा सके। मेरा मशवरा यही है कि सर जो टाइम दिया जा रहा है उसमें पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट्स उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे जो उसका ऑप्टिमम तरीका है यूटिलाइज़ करने का। बहरहाल कब समझा जाएगा कि किसी बंदे ने पैसे वसूल कर लिए हैं, इसको ऐसे पिच करता हूँ, कब समझा जाएगा कि मैंने सैलरी वसूल कर ली है। जब मैं SBI के अकाउंट्स ऑफिस में जाके पैसे लूंगा तो समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। जब मैं SBI वालों को फोन करके कह दूंगा कि मेरा भाई आ रहा है उसको 10 लाख दे दो तो समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। जब मैं SBI वालों को कह रहा हूं और SBI वाले पैसे दे रहे हैं तो जिस टाइम पे SBI वालों ने पैसे दे दिए समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। तीसरी बात, जब SBI वाले फोन करके मुझे कहते हैं कि सर आज फर्स्ट है आपकी सैलरी आ गई है प्लीज चेक रिसीव कर लें, तो समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल। मेरी बात समझ आ रही है। ये 3 पहलू हैं सर, ये 3 पहलू। When actually received, when applied on behalf या at the instruction of the person, when made available। क्या ये तीनों बातें समझ आ गई? एक इजाफी बात और, एक इजाफी बात और, मैंने बार बार बताया कि SBI वालों ने मुझे 1 लाख रुपया सैलरी दी, 10,000 का टैक्स काट के 90,000 रुपये मुझे दिए। क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए, 90,000 या 1 लाख? सर उसकी वजह ये है 1 लाख, शाबाश। क्यों? क्योंकि अगर अंडर एनी लॉ SBI वालों ने कोई पैसे काटे तो समझा जाएगा वो मैंने वसूल किए हैं। अगर अंडर एनी लॉ SBI वालों ने कोई पैसे काटे तो समझा जाएगा वो पैसे मैंने। सर रिसीट ऑफ इनकम, भैया क्या रिसीट ऑफ इनकम वाली बात समझ आ गई? यस सर। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस,
रिकॉप कहते हैं रिकवर किया। दो 2018 में एक एक्सपेंस, एक परचेज की थी जो इनकम में से लेस हो गया था। 2019 में जब देखा तो भाई ये तो माल ही खराब था, हमने क्या कर दिया, हमने रिटर्न कर दिया। और क्या कर दिया, पैसे वापस ले लिए। सर अब जो रिटर्न करके पैसे वापस लिए हैं तो 2019 में ये मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा। 2018 में जो खर्चा इनकम में से माइनस कर दिया था, अगर 2019 में रिकवर हो गया है तो वो मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा उस साल जिस साल मैंने वो पैसे रिकवर कर लिए। सर पैसे रिकवर किए हैं, यस। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पैसे रिकवर नहीं होते, बल्कि हमने देखा कि उसने 2 लाख रुपए का माल वापस ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिया, हम उसके मोटरसाइकिल उठा के ले आए। तो ये जो रिकवरी है इसको कहते हैं इन काइंड। तो भैया अगर पैसे रिकवर हुए हैं या बाइक रिकवर हुई है, दोनों केसेस में जो रिकवरी हुई है जिस साल, उस साल की इनकम में शामिल करके उसको टैक्स कर देंगे। 2022 में खर्चा किया था जो अलाउड एज डिडक्शन था, 2023 में रिटर्न हो गया है, तो जो पैसे रिकवर हुए अमाउंट या इन काइंड, सर ये जो बाइक बनाई है ये इन काइंड के लिए बनाई है, और ये जो कैश है सर ये इसके लिए बनाई है। यार मेरी बात समझ आ गई? लो सर आ गई। रिकॉप एक्सपेंसेस कर लिया, इसके बाद आगे चलते हैं। MSABC claimed deduction of the following financial charges against income of the preceding year. 200W, 200X, 200Y। जी, अमाउंट ऑफ फाइनेंस चार्जेस हुआ ये है। अब सर मिसाल समझना, 2000W में 1.5 लाख रुपए का फाइनेंस चार्जेस थे, 2000X में 75,000 के थे, 2000Y में 85,000 के थे। ये चार्जेस बैंक चार्जेस मार्कअप थे। हमारे हालात खराब हो गए, हमने बैंक को जाए कहा हमारे पास पैसा कोई नहीं, हमें माफ कर दो, तो बैंक वालों ने हमें 2.5 लाख रुपए तक के सारा मार्कअप माफ कर दिया। तो भाई पिछले सालों में जो खर्चा हमने इनकम में से माइनस किया था, अगर अगले सालों में क्या हो गया है, रिकॉप हो गया है, रिकवर हो गया है या माफ ही हो गया है, उस केस में ये जो 2.5 लाख का खर्चा बैंक वालों ने माफ किया है, ये जिस साल माफ हुआ है हमारी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी समझ आ गई? ये सर इसको कहते हैं रिकॉप्ड एक्सपेंसेस। सर करेंसी कन्वर्जन, सर जी करेंसी कन्वर्जन, टैक्स वाले ना डॉलर मानते हैं ना यूरो मानते हैं, टैक्स वाले सिर्फ पाकिस्तानी। सर टैक्स वाले सारी कैलकुलेशन भी पाकिस्तानी रुपये में करते हैं। टैक्सेबल इनकम $200 नहीं हो सकती, टैक्सेबल इनकम हमेशा क्या होगी, रुपये में होगी। टैक्सेबल इनकम हमेशा रुपये में होगी। तो भैया if an amount is in a currency other than rupee, the amount shall be converted to the rupee at the State Bank of Pakistan rate applying between the foreign currency and the rupee on the date the amount is। सर जी वो कहता है अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट कर लिया या अगर आपकी एक्सपोर्ट की कोई ट्रांजैक्शन है
तो क्या उसमें क्या करेंगे सर, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे पाकिस्तानी रुपये में, रेट लगाएंगे। हाँ जी, कौन सा? स्टेट बैंक का। किस दिन का? जिस दिन वो अकाउंट फॉर किया उस दिन का। डॉलर को सर, डॉलर को टैक्स वाले नहीं मानते, यूरो को भी नहीं मानते, सिर्फ रुपये को मानते, और रुपये का रेट लगेगा। सर जी E14 सर जी XYZ ने डॉलर वसूल किए हैं $500 अपने क्लाइंट से 14 अप्रैल 200X को, और पे किया है 250 यूरो 15 अप्रैल 200X को। आप ये बताइए क्या होगा सर जी? उस दिन का जो रेट है उसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर लेंगे। 500 इंटू 90 होगा और 250 इंटू 125 होगा। सर यही 14 था। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सर जी सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अगर सोर्स ऑफ इनकम सीज हो गया है, खत्म हो गया है, तो क्या होगा? और मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि सर मैं पहले SBI में जॉब कर रहा था और फिर मैंने 2023 में जॉब की और 24 में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड खत्म हो गया और इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड शुरू, जो है ना, उसमें इनकम आने लग गई। हेड ऑफ इनकम सैलरी सीज हो गया और इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड जो है वो एक्टिवेट हो गया। 2 सालों बाद SBI वालों को ख्याल है कि सर आपने फलां सेशन में बहुत अच्छा पढ़ाया था, ये 5 लाख रुपए उसका इनाम है, तो क्या वो इनाम जो मुझे मिल रहा है मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? इसका जवाब है वो पैसे जो मुझे मिलेंगे वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ऐसे टैक्स होंगे जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज। सब बात समझ गए हैं? बिल्कुल इसी तरह आपकी किताब में एग्जाम्पल है और उसमें वो कहता है कि मिस्टर ए है, उसकी शहद की दुकान थी, शहद की दुकान को आग लग गई, सब कुछ जल गया। अगले साल उसको इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? सर जी जो इंश्योरेंस मनी उसको वसूली है उस पे ऐसे टैक्स लगेगा जैसे उसकी दुकान कभी जली नहीं थी या कारोबार कभी बंद हुआ ही नहीं था। And income is derived by the taxpayer in a tax year from any business activity, investment or other source that has ceased, खत्म हो गया, सेसेशन का लफ्ज सीज से निकला है, either before the commencement of the year or during the year. The income so derived shall be chargeable to tax as if the source of such income has not, जैसे वो कभी खत्म हुआ ही नहीं था। ये शहद वाली एग्जाम्पल है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दी। सर रूल्स टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन एंड डबल डेरिवेशन। अच्छा ये वाली फाइल आपने फाइनल फोल्डर में से खोली भाई? ये वाली फाइल आपने फाइनल फोल्डर में से खोली? If any amount is chargeable to tax on receipt basis and the amount shall not be chargeable again on the basis, वो कहता है सर जी सुनना जरा, 2022 में हमने सेल की थी, डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, 2023 में हमें कैश वसूल हुआ था। सर जी अगर 2022 में हमने सेल की थी, सर जी 2 तरह की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं, या एक्रूवल होती है या रिसीट होती है, या रिसीट या कैश बेसिस होती है। वो कहता है या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल रखो या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसीट रखो,
और ऐसा ना हो कि आपने एक ही ट्रांजैक्शन थी, जब आपने उसको एक्रूअल बेस पे टैक्स किया 2022 में, आपने डेबिट डेटर क्रेडिट सेल किया तो इनकम बुक कर ली, और 2023 में जब पैसे वसूल हुए दोबारा इनकम बुक कर ली। वो कहता है एक इनकम को 2 बार बुक नहीं होना चाहिए। अगर आपने रिसीवेबल बेस पर इनकम बुक की है तो जब एक्चुअली रिसीव होगा तो इनकम बुक नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने पेबल बेस पर एक्सपेंस बुक किया है तो जब एक्चुअली पे करेंगे उस वक्त एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए। वो ये बात कर रहा है, वो कहता है भैया 2022 और 2023, वो कहता है if any amount is chargeable to tax on receipt basis, अगर किसी अमाउंट पे रिसीट बेस पे टैक्स लग रहा है तो फिर रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? उल्टा, यानी इस वाइस वर्सा अगर ये 2 लफ्ज है, इसकी बजाय अगर मैं लिखता तो पूरा लफ्ज लिखना पड़ता। इफ एनी अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीवेबल बेसिस देन इट शैल नॉट बी चार्जेबल अगेन ऑन। यार मेरी बात समझ आ रही है ये बात? वो कहता है इफ एन एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज डिडक्शन ऑन द बेसिस दैट इट इज पेबल, अगर पेबल बेसिस पे कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत है तो ये खर्चा दोबारा माइनस नहीं होगा, इस वजह, सिर्फ इस वजह से कि वो पे किया गया। लो सर, ये मैंने आपको करवा दिया। एक बार जरा पास पेपर मैं आपके साथ। सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रहता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रहता है और क्या रहता है सर? एक दो डेफिनेशन है जो इकट्ठी लिखी हुई, उसके अलावा कोई बात बताएं भैया। हो गया है, एक बार ही होना ना। मिनिमम टैक्स रिजीम मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा सब कुछ कराऊंगा। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और उससे रिलेटेड एक दो डेफिनेशन है वो रह गई, उसके अलावा बताएं जी। हो गई एक बार, ये आप दूसरी बार नहीं बोल रहे। एक अच्छा भैया ये उसके साथ ही है ना। और भैया कोई चैप्टर कोई चीज रह तो नहीं गई? मैं सर आपके साथ एक बार, असल में पास पेपर पहले करवा दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से करने वाले हैं। मैंने सारे पास पेपर्स करवाने हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। बल्कि आपने मुझे बताइए इस चैप्टर 4 का टेस्ट अब मंडे वाले दिन होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जब मर्जी दे सकते हैं जी। आज सैटरडे है ना, संडे नहीं तो मंडे जी, कमिंग मंडे। यस सर जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सप्लेन द फॉलोइंग: स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जनरल प्रोविजन या रूल्स विच में अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू एफटी। सर जी स्पेशल टैक्स ईयर आपको आता है, यस और नो? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर सर, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट इसके साथ लिख लीजिए चैप्टर नंबर 11। सर इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर वाली बात आती है, यस और नो? इस ये भी सर ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द सिचुएशंस वेयर एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन्ड। किस सिचुएशन? सर ये आज ही पढ़ा है, और ये अपोर्शनमेंट का रूल से ऊपर वाला जो वो 3 पॉइंट्स थे वो यहां पर लिखने थे, 3 नंबर का आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, discuss the residential status for the tax year 2017 in each of the following situations. On 21 सितंबर 2016
Asif went to Dubai to join his new job. Due to professional issues with the employer, he resigned on 1 May and came to Pakistan. On 16 May 2017, he got a new job in Pakistan, which he continued till 30 जून 2017. जी बताइए ये रेजिडेंट होगा या नहीं? स्टेप नंबर 1, सरकारी मुलाजिम है। स्टेप नंबर 2, फिजिकल स्टे देखना पड़ेगा। 21 सितंबर को गया था, जुलाई का पूरा महीना 31 डेज, अगस्त का पूरा महीना 31 डेज, सितंबर के 21 दिन 31 और 31 और 21 जी 83। उसके बाद वापस कब आया? 1 मई को। 83 प्लस 31 प्लस 30 जी 144। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 सरकारी मुलाजिम नहीं है, फिजिकल स्टे 144 डेज है। थर्ड पॉइंट, अगर वो किसी और दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है या किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है और वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट। लो सर, समी जितना अरसा पाकिस्तान में रहा है वो दिन ने कब गया? 21 सितंबर। Sami Associate is an AOP and provides accounting services in Dubai. 2 जनवरी 2017 को the entire management and control of its affairs were shifted from Karachi. बताइए भैया, कुछ अरसा रहा है ना? पार्शली रहा है, यस सर जी। एओपी है होली या पार्शली, दोनों तरीके से रहे, कुछ अरसा रहे। सर एंटायर होना जरूरी नहीं है, पार्शल भी हो तो भी बनेगा। कंपनी होती तो एंटायर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप करेंगे, जरा निकाल लीजिए जल्दी से रजिस्टर। जी भाई, यार इसको वो कर दीजिए पॉज। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, ज़रा 1 मिनट देखिए। मेरी एक्सपेक्टेशन से हल्का परफॉर्म कर रहे हैं आप, लेकिन होना नहीं चाहिए था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। सर जी 1 दिसंबर 2007 को ब्रूस ली अपॉइंट हुआ है और वो उसने डिटेल दिया। पाकिस्तान कब आया है? तो दिसंबर के कितने डेज पाकिस्तान में रहे? सर जी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31।
17 डेज। सर जी दिसंबर के 17 डेज, जनवरी के, फरवरी के जी, फरवरी के हमने अपना करंट ईयर रिज्यूम करना है ना, टैक्स ईयर 2023 में तो 28 ही है। मार्च के मार्च, गौर से सुनो भाईजान, 21 तारीख को गया है तो पहले 21 दिन तो पक्के आएंगे ना। वापस कब आया है? 30 और 31 मार्च। जी भाई, जिस दिन को जाना है वो दिन भी शामिल होगा, जिस दिन को आना है वो दिन भी शामिल होगा। चेक करें, रूल्स पढ़ें। मार्च के बाद आ गया, मार्च के बाद आ गया मार्च के बाद अप्रैल। जी बताइएगा सर जी, 12 तारीख, 12 दिन तो पहले पूरे होंगे ना। 21 को आया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो उर्दू में गिन लें, लेकिन गिनना इसी तरह ही है। कितने हो गए सर? तो ये 10 दिन बन रहे हैं ना, तो भाई 22। मार्च अप्रैल के बाद क्या आ गया? जून में कितने आ गए सर जी? 4 तारीख को वो गया है, 9 को वापस आया। ये आजाद कश्मीर में ही था, ये तो पूरे दिन ही काउंट होंगे ना। अब टोटल कर लीजिए। हाँ भाई, चाइना ही है, वापस आया वो। भैया आप टोटल कीजिएगा जरा। लो सर, और सर अब बाकी तो कुछ नहीं रह गया। समझ आ गई सर? चले आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5। सर हम अपने ईयर के हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं ना। हमारा टैक्स ईयर 2023 है। इंशाल्लाह आप इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी। नहीं तो अगली बार टैक्स ईयर 2024 होगा। यही वाला सवाल जब मैं अगली अटेम्प्ट में कराऊंगा ना, तो फरवरी के 29 डेज लूंगा। स्टान के कान दूर, आपके लिए मुतालिक नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है ना सर? एक बार 16 में हुआ था, फिर 20 में हुआ, अब 24 आ गया सर। मैं इसी तरह ये सवाल की एडजस्टमेंट 29, 30 इस तरह चलती रहती है, 28 या 29। बहरहाल ये मजाक से हटके बात ये है कि भैया लीप ईयर होगा, हम अपने करंट ईयर को कंसिडर कर रहे हैं। 20x8 किसी तौर पर भी आप ये नहीं कह सकते कि लीप ईयर है, अनलेस वो खुद आप 2008 ना लिखा होता तो आप कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, लो सर। Kaleem Limited is a listed company and its accounting year ends on 30 June. KL is now considering changing its accounting year from 30 जून से 30 सितंबर। ये तो मुझे लगता है आपकी आसानी का सवाल है। नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल 11 नंबर का ये सवाल आया था, 5 नंबर का ये पार्ट था। ये स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। मुझे जो याद पड़ा है 5 नंबर था पेपर में। बहरहाल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सवाल था, रट्टे वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ लिख लीजिए MTR।
MTR मिनिमम टैक्स रिजीम, ये मैंने अभी नहीं करवाया, इंशाल्लाह वो करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम है सर, ये सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटस बताइए मोहसिन का कि रेजिडेंट है या नहीं है। करें सर वर्किंग। हाँ जी, दूसरी वर्किंग भी है इसमें, वो पार्ट दूसरे चैप्टर में लिखा होगा। आपने सिर्फ स्टेटस बताना है बस। एक जनवरी को आया वापस। जनवरी के कितने डेज बन रहे हैं? जनवरी फरवरी के 28, जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, टोटल कीजिएगा। इसका मतलब वो उसका स्टेटस रेजिडेंट होगा या नहीं? सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, स्टे भी कम है, दूसरे मुल्क का रेजिडेंट होगा तो यहाँ का रेजिडेंट नहीं। सर जी क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश रेजिडेंट जी। जी कैलकुलेशन करिए डेज के हिसाब से। किसको स्पेशल टैक्स ईयर यूज करना? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? तो वही स्पेशल टैक्स ईयर। उसने कैलेंडर ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर का है, यानी इसका ईयर है 31 दिसंबर है। जो कैलेंडर होता है जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक होता है ना, कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर का है। शाबाश, देखिएगा कितने डेज हैं। शाबाश कैलेंडर 175। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 MTR है। क्वेश्चन नंबर 11, आप में से कितने बच्चों को इस वक्त याद है और वो अभी भी लिख के दिखा सकते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन 11 जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन किस किस को याद है? जरा हाथ खड़ा कर दे। चलो ठीक है जी, ठीक है सर जी। इसको आप लोग मुश्किल से 6-8 लोगों ने हाथ खड़ा किए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद आधी से ज्यादा क्लास का हाथ खड़ा होना चाहिए। तो 60-70 बच्चे का हाथ तो खड़ा होता है।
लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि आपको ये साथ याद होना चाहिए था। खैर, अब आपके पास टाइम है, कल का दिन है, परसों पेपर है, टेस्ट है चैप्टर 4 का, याद करके दीजिएगा। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि इसमें से सवाल लाजमी आना है। 6 से 8 नंबर अपने ज़हन में रखिए ओवरऑल चैप्टर 4 में से। चैप्टर नंबर क्वेश्चन 12 MDR, क्वेश्चन नंबर 12 MDR क्वेश्चन नंबर 10 भी MTR है। जी। क्वेश्चन नंबर 13 प्रोसीजर तय नॉर्मल से स्पेशल का कर लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 सर जी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, पेड अप कैपिटल भी है, रिजर्व्स भी है, एनुअल टर्नओवर भी है। आप बताइए रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये बताइए कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या नहीं। 60% शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। अगर ये फॉरेन कंपनी होनली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो तो पब्लिक कंपनी, वरना पब्लिक कंपनी। 40% आर शेयर बाय हेल्ड बाय फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर जी 100% आर हेल्ड बाय लोकल ग्रुप। सर ये भी पब्लिक कंपनी। सर ये सारे पास पेपर्स थे। सर जी 15 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पेमेंट ऑफ एनी सम बाय प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर बाय वे ऑफ लोन, ये क्या है सर? ये डिविडेंड है और डिविडेंड पर FTR के हिसाब से टैक्स लागू करेंगे। वो कहते हैं ट्रीटमेंट बताएं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइनल टैक्स रिजीम वाला ट्रीटमेंट होगा। सर जी रुस्तम एंटरप्राइजेस opt for the final tax regime, list down the rules that apply to income subject to final tax। सर जी रूल्स बताने। सर जी देख लीजिए, पास पेपर्स भी सारे आपको करवा दिए हैं। एक डेफिनेशन 1-2 रह गई हैं, बस वो करते हैं और आज की क्लास खत्म। मेरे मुताबिक यार क्या सारा चैप्टर अच्छे से कवर हो गया? यस और नो? लो सर निकालें जरा वो। किधर है यार? सर जी चैरिटेबल पर्पस, कुछ डेफिनेशन मुझे याद है टैक्स पे तक मैंने करा दी थी। चैरिटेबल पर्पस, रिलीफ ऑफ द पुअर एजुकेशन। सर जी किसी गरीब की मदद करना एजुकेशन में, मेडिकल रिलीफ में, या जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कोई काम करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग फिल्टर लगवा देते हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो ये इसको चैरिटेबल पर्पस समझा जाएगा। सर IT एनेबल्ड सर्विसेज, सर IT एनेबल्ड सर्विसेज में सिर्फ इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर ही नहीं है, मतलब इंक्लूड क्या क्या चीजें शामिल हैं? इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स। ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं ये भी IT एनेबल्ड सर्विसेज होती है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, डाटा स्टोरेज सर्विसेज, locally produced television programs and insurance claim processes। सर ये काफ़ी ज़्यादा नाम है, आपने 6 नाम जो आपको आसान लगते हैं वो याद कर लेंगे।
हम इस पर रूटीन में जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो काफ़ी इनबाउंड आउटबाउंड पे बहस चल रही होती है, रिमोट मॉनिटरिंग पे, ग्राफिक डिज़ाइन पे, अकाउंटिंग सर्विस। बस ये एक सर्विसेज हैं जो आईटी पे जो लोग आजकल दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं आईटी का, वो इस तरह की सर्विसेज से पैसे कमा रहे हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को सिंप्लीफाई करता हूं सर। परमानेंट एस्टेब्लिश असल में वो परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, वो ठिकाना जहां पर आप काम कर रहे हैं। वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपकी फैक्ट्री हो सकती है, वो आपकी शॉप हो सकती है, वो आपकी आउटलेट हो सकती है, वो कोई भी जगह जहां पर बैठकर आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो जगह हो सकती है। ये वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। वो कहता है प्लेस मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्रेमिसेस फॉर सॉलिसिटिंग ऑर्डर्स। सॉलिसिट कहते हैं लेना, सॉलिसिटिंग ऑर्डर्स, वेयर हाउस जो है ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आता है। परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन जहां पर आप करते हो या सेल्स आउटलेट्स आपकी हो, ये सारी चीजें जो हैं ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में फॉल करती हैं। एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस एंगेज इन नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अदर देन परचेज। हाँ, वो कहता है लाइजॉन ऑफिस जहां पर नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, वो कहता है सेल्स आउटलेट अदर देन लाइजॉन ऑफिस। जो सेल्स आउटलेट्स हैं अदर देन लाइजॉन ऑफिस उसकी बात कर रहा है। और वो कहता है हाँ अगर ऑफिस नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी। ये सारी जगह परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल है। अब आ गया माइन, ऑयल और गैस वेल और अदर प्लेस जहां पर नेचुरल। सर जी आप काम ही वहां पर कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही वहां पर है, तो उस जगह को परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करार दे दिया जाएगा जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी है। सर अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी वहां बिल्डिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन है, असेंबली है, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है, सुपरवाइजरी एक्टिविटी विद सच साइट और प्रोजेक्ट बट ओनली वेयर सच साइट, प्रोजेक्ट एंड इट्स सुपरवाइजरी एक्टिविटी कंटिन्यू फॉर अ पीरियड और पीरियड्स एग्रीगेटिंग मोर देन 90 डेज। सर जी कोई भी ऐसी साइट जहां पर आप काम कर रहे हैं जहां पर आपका स्टे 1 साल में 90 दिन से ज्यादा का है तो वो भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाई जाएगी। आपका कोई भी दफ्तर जहां पर आप काम कर रहे हैं या आप अपने मुलाजमों को बिठाकर काम करवा रहे हैं वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। और अगर आप एजेंट हैं, किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर काम कर रहे हैं और आप अदर देन एन एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर अब एजेंट होते हैं 2 तरह के। एक एजेंट वो है जो खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने नाम पर, वो दूसरे बंदे से खरीद लेता है, मतलब उससे ले लेता है उसका ब्रांड और ये पाकिस्तान में अपने तरीके से चल रहा है तो उसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट स्टेटस। ऐसे बंदे का जो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओनरशिप ऑफ द, उसके पास ये पावर भी होती है कि वो राइट्स को आगे फर्दर लोगों को ग्रांट कर सके या सर्विसेज परफॉर्म करे। तो जनाब इसकी बात की जा रही है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। 1 मिनट यार सर जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में ये बातें आ रही हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में एजेंट की बात कर रहे थे तो एजेंट में हम ये वाली बातें कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि यार एजेंट जो इंडिपेंडेंट नेचर का हो या एजेंट के पास ऐसी अथॉरिटी ना हो। अच्छा 2 तरह के लोग हैं। एक वो बंदा है जो पाकिस्तान में बाहर के मुल्क का नुमाइंदा तो है, बाहर की कंपनी का नुमाइंदा तो है, लेकिन वो उसमें कोई चेंज नहीं करता,
बस एज जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंपनी है मॉलफिक्स, जो डायपर्स वगैरह बच्चों के बनाते हैं और टिशू का उनका काफ़ी नाम है। टर्किश कंपनी है, बने बनाए पैकेट आते हैं यहाँ पर बिकते हैं। यहाँ पर जो बंदा उनका एजेंट है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बस वेयर हाउस है, वहाँ से लेता है सामान, वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ से बेचता है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट वो बंदा है जो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करे, वो इंडिपेंडेंट। अगर ये वो कहता है इंडिपेंडेंट स्टेटस हो या उसके पास ये वाली अथॉरिटी ना हो, दोनों केसेस में वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आएगा। तीसरे नंबर पे वो कहता है एनी सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड। सर अगर किसी बंदे ने किसी साइट पर किसी जगह पर लंबा चौड़ा पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर दिया और इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिया है तो वो भी उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आखिरी पॉइंट है जो सम अप करता है कि दरअसल ये क्या है, ये फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जो यूज़ की जाती है ताकि बिजनेस किया जा सके, और ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाई जाती है। चाहे ये आप अपना बिजनेस कर रहे हो या उसी जगह पर अपने एसोसिएट का बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस कैरी ऑन बाय द पर्सन, चाहे वो बंदा खुद बिजनेस कर रहा हो या उसका एसोसिएट एक से ज्यादा जगहों पर बिजनेस कर रहे हो, तो वो सारी जगह भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। सर जिसकी 10 ब्रांचेज हैं उसकी हर ब्रांच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। वो कहता है बिजनेस कैरिड आउट बाय द पर्सन और एसोसिएट एट द सेम प्लेस और एट मोर देन वन प्लेस कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ अ कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन। वो उसके साथ एसोसिएटेड कंपनी है, या एक बंदा जो है वो बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा बंदा बल्क में जो है वो उसका पैकिंग मटेरियल बना रहा है, तो जनाब ये दोनों काम बंदे जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सब प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है? विद रेफरेंस टू द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट या सिमिलर ऑफिसर। दूसरा, पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपॉन होम द कमिश्नर हैज सर्व्ड अ नोटिस ऑफ ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल। सर जी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट या सिमिलर ऑफिसर ये प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं। ये कोई भी पर्सन मैनेजमेंट से कनेक्ट हुआ है या कमिश्नर जिसको नोटिस देता है और उसे ट्रीट करता है प्रिंसिपल ऑफिसर, ये प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। सर जी ये सारी चैप्टर नंबर 4 की डिस्कशन थी, मैंने आपके साथ की। बस एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, परसों इंशाल्लाह आप इसको तैयार करके टेस्ट दें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।